अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं फरिया इदरीस एंड वेलकम टू न्यूज़ बीट। सबसे पहले हम बात करेंगे इस मुश्तरका ब्रीफिंग की। क्या इस ब्रीफिंग से तमाम लोगों के सवालात और उनके जवाबात मिल जाएंगे? उसके बाद बात होगी परवेज़ मुशर्रफ की, जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे और 23 मार्च 2012 की तारीख भी दे दी है। और उसके बाद चारसदा में एक और धमाका, क्या उसामा बिन लादेन का इंतकाम शुरू हो चुका है? वेलकम टू न्यूज़ बीट। वो क्या कहते हैं, कारवां के दिल से एहसास से ज़िया जाता रहा। हुआ ये एक दिन, परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से भी हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात सुनी कि वो वापस पाकिस्तान आने का ऐलान कर रहे हैं। इन्हीं परवेज़ मुशर्रफ साहब की एक बात याद आई कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने फरमाया कि उन्हें फ़ोन करके उस वक्त के सदर परवेज़ मुशर्रफ ने ये कहा कि वो चाहते हैं कि पंजाब का गवर्नर मुकर्रर कर दें। साथ उन्होंने नाम भी बता दिया और उसके बाद उन्होंने ये फरमाया कि मैंने आपसे मुशावरत कर ली। मुशावरत का ये तरीक़ाकार क्या आला ऐवानों में होता है? इस बात को हमें यूँ सोचा कि आज जो एक ब्रीफिंग दी जा रही है, क्या ये भी इसी किस्म की मुशावरत की तरह की ब्रीफिंग तो नहीं है? क्या जो बात होना थी वो कहीं पहले ही तो नहीं हो चुकी? ये बहुत अहम सवालात हैं, क्योंकि सवालात जो आप लोग मुसलसल उठा रहे हैं, हमारे पास मुसलसल आए जा रहे हैं और हम खुद भी उनके जवाब जानना चाहते हैं एज पाकिस्तानी सिटीजन्स। मगर फिरदौस आशिक अमान साहबा इस ब्रीफिंग के बारे में क्या कहते हैं, सबसे पहले वो सुनते हैं। क्लियरली DGISI की तरफ से ये उन्होंने अपने आप को पार्लियामेंट के सामने सरेंडर किया और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और ये पार्लियामेंट और कोई भी कमीशन जो है, मैं हर जगह अपने आप को अकाउंटेबल समझते हुए उनके सामने पेश होने के लिए तैयार हूँ। जहाँ आप चाहें अकाउंटेबिलिटी करें और आप देखिए अगर कहीं हमारी जिम्मेदारी जो है वो डिटरमिन होती है और कोई ऐसा गैप आइडेंटिफाई होता है कि हमारी ये नेग्लिजेंस जो है वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी और उसमें हमने कुछ इंटेंशनल फेलियर है, तो वी आर रेडी टू फेस एनी कॉन्सिक्वेंसेस। और ये उनकी तरफ से ये एक जेस्चर था, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये ना सिर्फ हमारे सिक्योरिटी ऑपरेटर्स की नेग्लिजेंस है, बल्कि ये he used the word of negligence, not failure. He said कि भाई ये आपका जहाँ हमारा आप नेग्लिजेंस ले सकते हैं, वहाँ साथ पैरेलल आपकी अदर जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स हैं, उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पुलिस है, अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे भी उस नेग्लिजेंस में इक्वली पार्टनर हैं। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ ने इस ब्रीफिंग में शामिल होने से ना सिर्फ खुद इनकार कर दिया, बल्कि मियां शहबाज शरीफ को भी इस ब्रीफिंग में आने से मना कर दिया। इतलात के मुताबिक इस ब्रीफिंग में क्या बातचीत हुई, हमें ये कहा जा रहा है कि उसकी इतला हमें तो नहीं मिलेगी, मगर लगता ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस ब्रीफिंग से खुश नहीं है। वो जो सलूशन बताते हैं वो सीधा सीधा सा है, एक जुडिशल कमीशन बैठा दिया जाए और वहीं से तमाम लोगों को सवालात के जवाब दे दिए जाएं। इस जुडिशल कमीशन से क्या एहतसाब हो सकेगा? माजी में कितने एहतसाब हो सके हैं पाकिस्तान में? अभी हमने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से उनकी वापसी की बात सुनी, तो याद कीजिए यही जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे जो एहतसाब का नाम लेकर ही पाकिस्तान का बेड़ा उठाए रखे काफ़ी अरसे तक। परवेज़ मुशर्रफ साहब का एहतसाब कहाँ तक पहुँचा ये बात तो हम सभी जानते हैं, मगर एहतसाब के ऊपर डालते हैं एक नज़र एमन की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में हर नई हुकूमत एहतसाब का नारा जरूर लगाती है, मगर आज तक इस पर कभी अमल नहीं हो सका। 27 अक्टूबर 1958 में इक्तदार पर कब्जा करने के बाद जनरल अयूब खान ने एहतसाब का नारा लगाया और सिर्फ अपने मुखालिफिन को एहतसाब के नाम पर निशाना बनाते रहे। 1973 में इक्तदार संभालने के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो ने मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के जिम्मेदारों का एहतसाब करने का ऐलान किया और एक अदालती कमीशन भी कायम हुआ, मगर इस कमीशन की रिपोर्ट कभी सामने न आ सकी। 1977 में जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत ने पहले एहतसाब और फिर इंतखाबात का नारा लगाया और 11 साल तक हुकूमत करते रहे। 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज मुशर्रफ ने इक्तदार पर कब्जा कर लिया और फिर पाकिस्तान की दोनों बड़ी जमातों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के एहतसाब का नारा लगाया और फिर इन्हीं जमातों के कुछ अराकीन को अपने साथ मिलाकर 9 साल तक हुकूमत करते रहे।
पाकिस्तानी अवाम की ख्वाहिशात के बरक्स आज तक किसी मुक्तदर हस्ती का एहतसाब नहीं हुआ। दुनिया भर में जिंदा कौमें अपनी गलतियों का एहतसाब करती हैं और इस मामले में किसी भी बड़ी से बड़ी शख्सियत को भी माफ नहीं किया जाता। इस साल 12 जनवरी को भारत के आर्मी चीफ वी.के. सिंह को माली बेज़ाब्तगियों का जवाब देने के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने पेश होना पड़ा। एबटाबाद सानहे के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान पर इल्जामात का सिलसिला शुरू हो गया है और हम पर चारों तरफ से दबाव डाला जा रहा है। पाकिस्तानी कौम भी इस वाकये के बाद अपने हुक्मरानों और इदारों से कई सवालात पूछ रही है, लेकिन अब तक कोई भी जवाब देने पर तैयार नहीं। सानहा एबटाबाद को हुए आज 11 दिन हो चुके हैं, मगर अभी तक इस वाकये के जिम्मेदारों का तयन नहीं हो सका और न ही इसकी तहकीकात के तरीक़ाकार पर इत्तेफाक हुआ है। आखिर कब तक हम हकायक से मुंह छुपाते रहेंगे? न्यूज़ बीट के लिए एमन खान, समा, इस्लामाबाद। सवाल ये है कि मुल्की सलामती के हवाले से अगर सवालात उठाए जाएंगे तो क्या उससे मुल्की सलामती को ही खतरा हो जाएगा? और साथ ही साथ इसमें भी कोई शक नहीं है कि यकीनन एक बहुत बड़ी दुनिया की बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि पाकिस्तान के सर्टन इदारों को कमज़ोर भी किया जाए, मगर अगर गलती हुई है तो उसका जवाब कौन देगा? यही तमाम बातें हैं जिन पर आज बात करेंगे और उस सेशन के हवाले से भी गुफ्तगू होगी। जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे कौन कौन से सवालात उठाए गए और कौन कौन से सवालात के जवाब बाद मिले। A very warm welcome to डॉक्टर फारूक सलीम, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। उनके साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक साहब, सीनियर एनालिस्ट और हमारे टेलीविज़न के साथ ही मुंसलिक हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त जहां पर सेशन हो रहा है वहीं से बाहर से अली अकबर साहब। सबसे पहले आपसे आगाज़ करूंगी अली साहब, अभी तक क्या खबरें आपके पास आई हैं? हमें ये पता चला था कि बिल्कुल मीडिया को बताया नहीं जाएगा, मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये बात कही गई कि वो यकीनन कुछ ना कुछ मालूमात फराहम करेंगे और लोगों ने भी ये बात कही। आपके पास क्या इतलात हैं? जी फरियाद, जिस तरह आपको पता है कि इन कैमरा इजलास है और जो इन्फॉर्मेशन लेने में मुश्किलात का सामना है, ताहम अभी जब नमाज के लिए वक्फा किया गया तो हमने अपने जो सोर्सेज हैं उनसे रब्ता किया और उनके ज़रिए हमें ये पता चला कि DGI ने पार्लियामेंट को एबटाबाद ऑपरेशन पर ब्रीफिंग देते हुए कहा और कि ये नाकामी है हमारी और हमें पता नहीं था इस ऑपरेशन का भी और उसामा की मौजूदगी का भी। इसके अलावा जो कायदे हज़्ब इख्तिलाफ है चौधरी निसार अली खान, तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि अगर आपने अपनी नाकामी का इतराफ़ कर ही लिया है तो फिर उनका ये कहना था कि अब ज़िम्मेदारी का तयन करना चाहिए। तो इस पर ज़राए का ये कहना है कि DGI का ये कहना था कि 9/11 का वाक़या हुआ, फिर भारत में मुंबई जैसे वाक़यात हुए, किसी ने भी अपने इदारों पर उंगली नहीं उठाई, जबकि हमारे यहाँ ये वाक़या हुआ तो हमारी एजेंसियों पर उंगली उठाई जा रही है। और उनका ये भी कहना था कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पीछे हट जाऊँ तो मैं हटने के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा अभी ये क्वेश्चन आंसर का सिलसिला जारी है और हमारे ज़राए का ये कहना है कि हुकूमती अरकान के मुकाबले में अपोजिशन को दुगना मौका दिया जा रहा है ताकि वो एबटाबाद ऑपरेशन के हवाले से अपने सवालात कर सके। इसके अलावा जब अली अकबर साहब, आपने हमें बड़ी अहम इतलात बताई हैं, आप मेरे साथ ही रहिए और जो जो आपको इतला आती रहे हमें अपडेट करते रहे। मैं इस पर एनालिसिस ले लूँ ताकि अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का। डॉक्टर फारूक सलीम, जो बात हमें भी पता चली अभी तक, एक तो इस बात से इर्रिस्पेक्टिव कि कौन इसको प्रोडक्टिव समझता है कौन इसको प्रोडक्टिव नहीं समझता, ये बात कि DGI ने कहा कि मुझसे गलती हो गई, हमें नहीं पता चला, इन इटसेल्फ ये कितनी बड़ी बात है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि बड़ा तारीख़ी ब्रीफिंग है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ में मेरा ख्याल है सिर्फ दूसरी दफ़ा है ये कि ये ब्रीफिंग इस किस्म की हो रही है। सवालात उसमें क्या उठाए जा रहे हैं वो तो सिर्फ उन लोगों को मालूम होगा जो ब्रीफिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें आई थिंक इंटेलिजेंस फेलियर्स के ऊपर बातचीत शायद हो रही होगी, सच ढूंढने का कोई तरीका ढूंढा जाएगा या पूछा जा रहा होगा। हक़ाइक़ एक दो जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ वो ये हैं कि ये पिछले 1000 साल की इंसानी तारीख़ में खुफिया तरीन एक ऑपरेशन हुआ है। ये जिन्होंने प्लान किया है वो कोई 6-7 दर्जन अमेरिकन है जिन्होंने प्लान किया है, कोई 6-7 दर्जन ऐसे हैं जिन्होंने ये एग्जीक्यूट किया है। अब सिर्फ यही लोग हैं जो 12 दर्जन मिल मिला के बनेंगे जिनको सच का पता है। अब पाकिस्तान में जो 3 अदाकार जो मेन रोल प्ले कर रहे हैं, आप हैं, मीडिया है, सियासतदान हैं, हमारे फौजी कमांडर हैं, मेरा ये यकीन है कि सिर्फ जो CIA ने लीक की हैं खबरें कि ये सच है, जो CIA ने हमें बताया है, उसके अलावा ना तो मीडिया को कुछ पता है, मीडिया भी क्या सरैयाँ कर रहा है, शोर भी मचा रहा है, ना ही हमारे किसी सियासतदान को सच का पता है और ना ही हमारे फौजी कमांडर्स को सच का पता है कि एक्चुअली एबटाबाद के ऑपरेशन में क्या हुआ।
جو CIA نے نیریٹو پیش کیا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے نہ پتا ہونا سچ ایک بات ہے, DGISI کو بالکل کسی معاملے کا پتہ نہ ہونا بالکل ایک الگ بات ہے. دیکھیے اگین آپ حقائق اگر دیکھیں تو اس وقت کوئی 192 ممبر سٹیٹس ہیں یونائٹڈ نیشنز کی, وہ ساری ملا کے $1.5 ٹریلین کا بجٹ ہے. اس میں سے صرف امریکہ کا بجٹ جو ہے وہ $750 بلین کا ہے. ہم خرچ کرتے ہیں $5 بلین, یعنی کہ 0.6% امریکہ کے بجٹ کا. اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم ان ریسورسز سے امریکہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا امریکہ کی ٹیکنالوجی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. بریفنگ میں بتائی بھی گئی چیف آف آرم سٹاف کی طرف سے جوئی, یعنی یہ ریئلسٹک ہی نہیں ہے کہ ہم سمجھے کہ ان کو پتا ہوتا, یہ بات آپ کہہ رہے ہیں. اب دیکھیے ہماری بحری فوج, ہماری بری فوج, ہماری فضائیہ فوج, یہ سب ڈیزائن اور تشکیل ہی اس لیے کی گئی ہیں کہ انڈیا کی فورسز کو کس طرح کاؤنٹر کرنا. ٹھیک ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں احتشام صاحب کے اس وقت جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون نے اس میں بالکل ایک الگ موقف لیا ہے. ابھی آج آپ کی DGISI کا یہ اعتراف کرنا سب کے سامنے پارلیمنٹ میں, یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا ایک تاریخی بریفنگ ہے, اس سے کیا مقصد حل ہو جائے گا؟ پریا مجھے تھوڑا سا انٹریگنگ سا لگ رہا ہے کہ جس طرح فردوس عاشق اوان صاحبہ نے بیان دیا, اور اس کے بعد جو ہمیں بتایا جا رہا تھا, آپ کو بھی بتایا جا رہا تھا کہ جی چوئی نثار صاحب بات کریں گے, وہ انہوں نے بات نہیں کی. اور وہ جو ریپیٹڈلی 2-3 باتیں کہیں کہ جی انہوں نے DGISI نے پارلیمنٹ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا, اور پھر یہ کہ جی میں احتساب کے لیے تیار ہوں, اکاؤنٹیبلٹی آپ میری کریں, اور جہاں غلطی ہوگی ہم آپ کو بتائیں گے. یہ جس طریقے سے انہوں نے بات کی, ان کی باڈی لینگویج میں نے بھی دیکھی, بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہے کہ نارملی ان کیمرہ سیشن کے بعد کوشش یہ ہوتی ہے کہ ملٹری اور سیولین ایک پیج پہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ میسج جو وننس کا ایک آنا چاہیے تھا وہ ایک تو نہیں ملا. آپ کے خیال سے نہیں آیا کیونکہ لوگ بالکل اس کے اپوزٹ بات کر رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں صرف ایک پیج پہ ہماری حکومت. اور ابھی دیکھیں یہ ٹیسٹ ہے فریا, یہی ٹیسٹ ہے کہ آئندہ کا ہمارا ملٹری کا اور پولیٹیکل لوگوں کا ریلیشن شپ کیا ہونے جا رہا ہے. دیکھیں نا جس انداز سے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں میرا خیال ہے ملٹری کے لیے, ایجنسیز کے لیے ایک اتنی امبیرسنگ سچویشن سامنے آئی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے. اب یہی وجہ ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو آپ کو بریفنگ دی گئی تھی اور وہاں پہ یہ باتیں ہوئی تھیں آرمی چیف کی طرف سے کہ جی ہمیں تو پہلے کسی نے آج تک پوچھا نہیں, 3 سال کے بعد ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ وار آن ٹیرر میں کیا کرنا چاہیے. ادھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل گورنمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو اس سے تعلق نہیں ہے, انڈیا کا معاملہ ہو, نیوکلیر کا ایشو ہو, انڈیا اور امریکہ کے ساتھ تعلقات ہوں, یہ سارا کچھ جو ہے یہ ملٹری قیادت کرتی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں. تو بنیادی چیز اس میں یہ ہے کہ جو آج کا جو سیشن ہوا ہے اس میں آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آئیں گی. لیکن احتشام صاحب آپ سے بھی, فاروق صاحب تو ان سے میرا سوال یہ تھا کہ جب ناکامی کا اعتراف کر لیا گیا تو یہ کتنی بڑی خبر ہے ان اٹ سیلف کہ آپ کی سب سے بڑی ایجنسی کا ادارہ جس پہ آپ کا پورا تکیہ ہے وہ آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا چل سکا. آرمی چیف نے بھی باتیں کہی ہیں, پرائم منسٹر نے بھی باتیں کہی ہیں, اور یہ ایک اوور آل ایک میسج آتا ہے. اور جو فارن سیکرٹری نے بریفنگ دی تھی اور جو اسپوکس مین کہہ رہے ہیں وہ بھی انہیں میں یہ بات مان رہے ہیں کہ یہ انکمپیٹنسی ہو سکتی ہے, نااہلی کسی حد تک ہو سکتی ہے, لیکن کمپلسٹی والا معاملہ اس میں نہیں ہے. میرا خیال ہے اس وقت جو لوگ نگاہیں رکھے ہوئے ہیں حالات پہ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ایز این انسٹیٹیوشن ہمارا اگر بریک ڈاؤن نہیں ہوا, کسی جگہ ہماری غلطی نہیں پکڑی گئی کہ سارے لوگ ملے ہوئے ہیں, تو ٹھیک ہے 9/11 کے بعد بھی کیا ہوا تھا, کمیشن بائی پارٹیزن بنا, یہی بات آج بریفنگ میں کہی گئی, بائی پارٹیزن کمیشن بنا, انہوں نے اپنی نااہلی کو غلطیوں کو مان کے ٹھیک کیا. پھر آپ دیکھیں 7/7 ہوا, اس کے بعد برطانیہ میں کوئی دھماکہ نہیں ہوا, میڈرڈ دھماکے ہوئے اسپین میں, اس کے بعد نہیں انہوں نے اپنے آپ کو مانا کہ غلطی کہاں ہے, ٹھیک کی انہوں نے اپنی غلطی کو مانا اور ٹھیک کیا. ڈاکٹر ماریہ سلطانہ میں جوائن کر رہی ہیں, ویری وارم ویلکم ٹو یو ماریہ. آج یہ بات کہہ دینا کہ ہم سے ناکامی ہوئی, ہمیں پتہ نہیں تھا اور ہم ریڈی ہیں جواب دینے کے لیے, مگر کس قسم کے سوالات آگے اٹھانے چاہیے؟ صرف یہ کہہ دینا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, کیا غلطی اس بات کا تعین کر دے گا کہ دوبارہ یہ غلطی نہیں ہو سکے گی؟ فریہ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اس قسم کی غلطی ہوتی ہے قومی ذمہ داری سب سے زیادہ ضرورت تھی. آپ نے دیکھا کہ اس مشن کے بعد, یہ ایبٹ آباد مشن کے بعد مختلف قسم کے سوالات تھے اور کوئی ذمہ داری یا کوئی قیادت آپ کو سامنے نظر نہیں آ رہی تھی, چاہے عسکری تھی یا آپ کی سیاسی قیادت. تو میرے خیال سے اس لحاظ سے بہت خوشائند بات ہے کہ آپ نے نہ صرف اپنی ذمہ داری کو قبول کیا, اور ذمہ داری کو قبول کرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا اس کا مطلب کیا, اس کو آپ ٹرانسلیٹ کیسے کرتے ہیں. تو اس میں جو چیز واضح ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے جو ہے اس بات کا تعین کرنا پڑے گا کہ کس جگہ کے اوپر آپ کا فیلئر تھا. کیا یہ آپ کا پالیسی فیلئر تھا,